अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा लेसन नंबर 37 क्लास 10th बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीके। कल के टॉपिक में हमने रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन किसके लिए ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन का अमल क्यों किया जाता है और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीक़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुख्तलिफ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उन तमाम नामों को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, फिर हम हर एक को आगे आगे तफसील से बयान करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी लफ्ज़ बना है बाई से, जैसे लफ्ज़ होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जानदारों के साइंसी नाम रखने के तरीके। उसमें एक जानदार के दो साइंसी नाम होते हैं, एक नाम पहला जीनस का होता है, दूसरा स्पीशी का होता है। इन द सेम वे बाइनरी लफ्ज़ बना है बाई से। बाइनरी फिशन कहते हैं डिवीजन को, तकसीम। बाइनरी फिशन ऐसा अमल जिसमें एक जानदार दो में तकसीम हो जाए। ये बहुत सादा और एक आम तरीका है जिसमें एक जानदार एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है, इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन लफ्ज़ बना है फ्रेगमेंट से। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ हशरात, कुछ कीड़े मकोड़े, वो जब अपनी एक मैच्योर एज को पहुंचते हैं, बालिग उम्र को पहुंचते हैं, तो वो 8 या 9 टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं खुद ब खुद, और फिर हर टुकड़े से एक नया जानदार बनता है, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद है बडिंग। मुख्तलिफ जानदार अपने जिस्म के ऊपर एक छोटी सी बड बनाते हैं, फिर वो बड के अंदर माइटोसिस का अमल होता है जिससे वो ग्रो करती है, और वो बड इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कभी उस जो पेरेंट जानदार होता है, जो होस्ट होता है जिसके ऊपर वो बड बनती है, वो कभी तो उसके साथ रह जाती है और कभी वहाँ से टूट जाती है। तो जो बड टूटती है उससे एक नया जानदार ग्रो करता है, इस अमल को बडिंग कहते हैं। ये भी हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद स्पोर फार्मेशन। स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। वो किन जानदारों में होती है, कैसे होती है, और इस स्पोर फार्मेशन में हम मुख्तलिफ़ तरह की फंजाई को पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो फंजाई कैसे जो है ना हमारी बहुत सारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो फसलें हैं और हमारी जो खुराक होती है, उसको फंगस कैसे लग जाती है, फंजाई उसको कैसे ख़राब करती है, स्पोर्स कैसे बनते हैं, स्पोर्स की वजह से मुख्तलिफ़ तरह की जो फूड स्टफ़ होता है, खुराक के पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे डैमेज हो जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस है। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक एग सेल जो मादा से जो एग सेल होता है वो हमेशा एम्ब्रियो में या जाइगोट में उस वक्त डेवलप होता है जब उसके साथ कोई दूसरा नर गैमीट्स मिले, तब जाकर वो ग्रो करता है, जाइगोट बनता है या एम्ब्रियो बनता है। तो ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें विदाउट फ्यूजन, विदाउट द मेटिंग्स ऑफ मेल गैमीट्स, नर गैमीट्स से मिले बगैर वो एग सेल एक कंप्लीट जानदार में डेवलप हो जाता है, ग्रोथ कर जाता है। तो ये अमल भी हम पढ़ेंगे, पार्थिनोजेनेसिस इसे कहते हैं। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जो ज़्यादातर पौधों में किया जाता है। पौधे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए करते हैं। तो फिर उसकी दो टाइप्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। एक होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मसनूई तौर पर की जाती है, बागबान किसान और जो मुख्तलिफ़ तरह की वैराइटीज़ पैदा करते हैं बागों में, फूलों की वैराइटीज़ हैं, फलों की वैराइटीज़ हैं, फलों वाले दरख्त हैं, बीज वाले फल हैं, बग़ैर बीज वाले फल हैं, उनकी मुख्तलिफ़ तरह की वैराइटीज़ को पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस्तेमाल की जाती है।
उसके साथ है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कुदरती तौर पर हो रही होती है। उसके फिर 6 तरीके हैं आगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बल्ब के ज़रिए होती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम ट्यूबर के ज़रिए होती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉर्म के ज़रिए होती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शक्कर के ज़रिए होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन राइजोम के ज़रिए होती है। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पत्तों के ज़रिए होती है, लीफ के ज़रिए। तो यहाँ पर ये पहला जो पॉइंट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बल्ब के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स कभी ये ना सोचना कि ये जो रोशनी देने वाला बल्ब होता है उसी के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है कुदरती तौर पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ पौधे होते हैं जो उनके जो एक पौधे का जो रूट वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एक बल्ब नुमा साख्त बनी होती है, तो उसके ज़रिए जो रिप्रोडक्शन होती है उसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, बल्ब के ज़रिए। तो इसको हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मसनूई तौर पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो बागबान या किसान खुद करते हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ को हासिल करने के लिए। वो होती है लेयरिंग, दाब लगाना, कटिंग, कलमकारी करना, ग्राफ्टिंग, पैवंदकारी करना। इनको भी हम तफसील से पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम जो तफसील से पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन पेरेंट सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। आप इस तरह कह सकते हो कि बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सादा और आम तरीका है। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सादा और आम तरीका है जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है, और ये अमल ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और इस तरह की दूसरी जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं वो शामिल हैं। ज़ूप्लैंक्टन जो दरियाओं में, पानी में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जो तैरने वाले होते हैं, वो पानी के अंदर हमेशा तैरते रहते हैं, उन्हें ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं। उनके अंदर बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। बहुत सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर भी बाइनरी फिशन के ज़रिए ही रिप्रोडक्शन होती है। तो बाइनरी फिशन को समझने के लिए पहले हम इस थोड़ा सा डायग्राम को फोकस कर लेते हैं। यहाँ से आपको कुछ बात वाज़े हो जाएगी, वहाँ से फिर मैं आपको बाद में डिटेल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियल सेल एक पेरेंट सेल है। ऐसा सेल जिसने तकसीम होना है, जिससे नए सेल बनने हैं, उसे पेरेंट सेल कहते हैं। और ये बैक्टीरिया का एक सेल है, ये इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है और ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, और ये उसके न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इजाफी विरासती मादे होते हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें प्लाज्मेट कहते हैं। तो सबसे पहले अमल ये होता है कि जब बाइनरी फिशन के ज़रिए कोई भी जानदार तकसीम होता है तो सबसे पहले ये जो पेरेंट सेल होता है ये अपने साइज़ में बढ़ता है, अपने जो इसके अंदर प्लाज्मेट होते हैं या जो न्यूक्लियस होता है उनकी कॉपियाँ तैयार करता है, उनकी तादाद को बढ़ाता है और अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लेता है। और उसके बाद फिर जब ये मुकम्मल कॉपीज़ बन चुकी होती हैं न्यूक्लियस की या डीएनए की या प्लाज्मेट डबल हो चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद इसकी जो बैरूनी सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल वाल है या सेल मेम्ब्रेन है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ख़ास तौर पर वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है। मतलब इधर से भी अंदर की तरफ दब जाती है, इधर से भी अंदर की तरफ दब जाती है। तो इस तरह हाफ साइटोप्लाज्म इधर हो जाता है, हाफ साइटोप्लाज्म इधर हो जाता है, और हाफ न्यूक्लियस इस साइड पर हो जाता है। ये प्लाज्मेट होते हैं हाफ, और हाफ प्लाज्मेट इधर चले जाते हैं। तो इस तरह ये न्यूक्लियस जो यहाँ पर कॉपी बने थे, 1 से 2 हुए थे, तो यहाँ पर हाफ फिर इधर हो जाता है, हाफ इधर। इस तरह आगे फिर जब मज़ीद प्रोसेस चलता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है
ये आपस में फ्यूज़ होकर आपस में मिलकर यहाँ से यूँ कट जाती है और इस तरह एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम होता है और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद उतनी होती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है। उसकी वजह यही है कि जब ये सेल अपनी कॉपियाँ तैयार करता है तो अपने क्रोमोसोम्स को डबल कर लेता है, अपनी जो न्यूक्लियस होता है उसको डबल कर लेता है, विरासती मटेरियल को डबल कर लेता है, ताकि आने वाली नस्ल में क्रोमोसोम्स की वही तादाद रहे जो कि पेरेंट सेल में थी। तो अब इसको थियोरेटिकली हम यूँ पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट सेल एनलार्ज इन साइज़। सबसे पहला अमल जब बाइंड्री फिशन का होने लगता है तो उसमें जो पेरेंट सेल होता है वो साइज़ में लार्ज हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। फिर दूसरे अमल में ये होता है कि ये जो पेरेंट सेल होता है मेक्स कॉपीज़ ऑफ डीएनए, ये डीएनए की कॉपियाँ तैयार कर रहा है इसमें। तीसरे मरहले में पेरेंट सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनसाइड द सेल। ये जो पेरेंट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ऊपर से भी और नीचे से भी अंदर की तरफ दब जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है। इस इन्वेजिनेट होने की वजह से इन्वेजिनेटेड सेल मेम्ब्रेन फ्यूज टू ईच अदर एंड कट द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। जब ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दब जाती है तो ये एक देखें पेरेंट सेल को, यहाँ भी पेरेंट सेल, यहाँ भी पेरेंट सेल, यहाँ भी पेरेंट सेल, तो जब ये यहाँ से कटा 1 से 2 बने फिर ये डॉटर सेल कहलाए। तो पेरेंट सेल ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबकर इस एक पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल में तकसीम कर देती है। एनी हाउ बाइनरी फिशन इज़ कम्प्लीटेड, और इस तरह बाइनरी फिशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। और ये हमने बैक्टीरिया की मिसाल ली थी, इसी तरह अमेबा है और दूसरे प्रोटोजोआ हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं और साथ में कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, इसी तरह के और भी। वो उन तमाम के अंदर ये जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बाइनरी फिशन के ज़रिए ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम बाइनरी फिश अपना बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गई, स्पोर फार्मेशन, इंशाल्लाह इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।